नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। वरिष्ठ नागरिक किसी भी समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा देश और समाज के विकास में योगदान देकर बिताया होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी शारीरिक क्षमताएं कम होती जाती हैं और आय के स्रोत भी सीमित हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। सरकारों, सामाजिक संगठनों और पारिवारिक व्यवस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन, चिकित्सा सहायता, सब्सिडी, कर में छूट तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की सहायता न केवल उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन जीने की भी सुविधा देती है। और आज हम सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल हेल्प के विषय पर बात करने वाले हैं और इस विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हैं सीए प्रकाश चंद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। आई एम सीए प्रकाश चंद आगीवाल, सीनियर पार्टनर ऑफ आगीवाल एंड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। वी आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, तो बेसिक आवर फर्म इज ए ऑडिट फर्म एंड वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ all government companies as well as the private sector companies, listed companies also, and also some NGO also. Our main focus is taxation, advisory, as well as audit performance. Audit means statutory audit, internal audit, internal control audit and other aspects. सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स रिजिम में क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बताएं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स रीजन के अंदर सीनियर सिटीजन को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक तो एज 60, 80 एंड 80 एंड अब। 60 एंड 80 में जैसा कि आप सबको पता ही है कि 12,75,000 की जो छूट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा उसको, और 12 लाख की जो छूट है इस प्रेजेंट बजट के। प्रीवियस बजट में ये छूट नहीं थी। प्रीवियस बजट में 80 से अबव वालों को 5 लाख तक की छूट थी, और जो लोग 80 से नीचे थे उन लोगों को 3 लाख रुपए तक की छूट थी। अभी इनको ये बेनिफिट है कि वो अपनी उनकी छूट की दम बढ़ने से क्या हुआ है कि उनको अब टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा। इसके अलावा 80 ईयर से अबव, 75 से ईयर से अबव को भी एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर उनके पास केवल पेंशन और सैलरीज की इनकम है तो वो रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज उनको रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन की जो स्क्रूटनी ऑफ
इनकम टैक्स रिटर्न है वो उसी केस में होगी जब उनको बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि देयर इज सम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। अदरवाइज सीनियर सिटीजन को तुरंत उनका रिफंड भी तुरंत दिया जाता है आजकल, और इसके अलावा उनके लिए स्क्रूटनी का केस बहुत कम केसेज में फिक्स किया जाता है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द इनकम टैक्स रिजन। एंड उसके अलावा इनकम टैक्स में डिफरेंट सेक्शंस में उनको बेनिफिट है। 1 लाख रुपए तक का उनको छूट है, जो उनकी जो भी उनको इंटरेस्ट इनकम होती है उसके ऊपर 1 लाख रुपए की छूट है। इसी तरह मेडिकल अलाउंसेज के लिए 50,000 रुपए तक उनको मेडिकल अलाउंस की छूट है। इसके अलावा जो डिसेबल्ड है वो अलग सेक्शंस में कवर होते हैं, उनको उस हिसाब से छूट। उनके सेविंग के बेनिफिट है कि सरकार ने बोला है कि जो भी सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके मद्देनज़र पोस्ट ऑफिस भी 8.2% के आसपास इंटरेस्ट देता है। इसके बाद बैंक भी आजकल उसी के मद्देनज़र रखते हुए, किसी बैंक के अंदर 8.2 है, किसी बैंक में 8% है, किसी बैंक में 7.75%। इसलिए लेकिन सीनियर सिटीजन को डिसीजन लेने के पहले 2 बातों का ध्यान रखना है कि कौन से बैंक में उसको इन्वेस्ट करना है। जहाँ तक संभव हो बड़े बैंक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि छोटे बैंक को एक लिमिटेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे रखा है कि अगर आपका पैसा ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक या छोटे बैंक में अगर लगा हुआ है तो उसके अंदर आपको जो सिक्योरिटी है वो अमाउंट 5 लाख रुपए तक की भी है। इसीलिए बहुत से कोऑपरेटिव बैंक में जो सीनियर सिटीजन का पैसा है वो थोड़ा कभी कभी असुरक्षित हो जाता है, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए और एक ही बास्केट में सारे अपनी डिपॉजिट नहीं दें। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को सोचना चाहिए कि उनके पास जो फंड है, एक तो उसका सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट तो फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन उसके अलावा उसको कोशिश करनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर वो कितना कर सकते हैं, लेकिन उनको उसके लिए आपस में डिस्कस करना चाहिए और या किसी अपने जो उनकी रिटर्न भरता है उस लीगल एडवाइज़र से उनको सलाह ले लेनी चाहिए। और अगर वो उस लीगल एडवाइज़र से सलाह लेने में असमर्थ है या उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरकार की तरफ से भी ऐसे लीगल सेंटर है, कुछ NGO की तरफ से भी लीगल सेंटर है, वहाँ फ्री में इस तरह की एडवाइस दी जाती है। इसी तरह थोड़ा बहुत शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स के अंदर कुछ बिग नेम्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। उनके रेफरेंस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैंने कुछ स्टडी करके बताया है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो उसके लिए ब्लू चिप कंपनियों के शेयर में ज़्यादा जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, टाटा कंसल्टेंसी है, इन सब में, और जो MNC कंपनियां हैं उनके अंदर भी इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है। लेकिन हरदम थोड़ा उनको वाच करते रहना पड़ेगा और उसके लिए वो अपने यहाँ कोई पोर्टफोलियो एडवाइज़र भी से भी सलाह ले सकते हैं, नहीं तो बहुत से लोग उनको सलाह देने के लिए उपलब्ध हैं, उनसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी, क्योंकि कुछ लोगों के मन में जो भावना है कि सीनियर सिटीजन को तकलीफ़ नहीं हो तो वो ऐसा कार्य भी कर सकते हैं। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग इस तरीके से करें। और जो उनका ऑलरेडी अगर किसी का चल रहा है, किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट, मान लिया जाए किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी कंपनी में, उनको अगर शेयर वहाँ से रीजनेबल मिल रहा है तो दे कैन कंटिन्यू दैट ऑप्शन। अगर वो देखें तो टीवी वगैरह के ऊपर भी एजेंसी रिपोर्ट करती है, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ नहीं होता, लेकिन बहुत सी बार जो सेमिनार्स होती है उन सेमिनार्स को वो अटेंड करके वो लाभान्वित हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी कभी कभी सेमिनार करता है, उससे वो बेनिफिट हो सकते हैं। इसी तरह रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो है अलग अलग सोसाइटियों में वो भी ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा जैसे राणा प्रताप बाग वेलफेयर एसोसिएशन है वो राणा प्रताप बाग में आयोजित करती है, तो उन्हीं तरह की जो वहाँ पे जाके अपनी बात कह सकते हैं। या किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके भी अगर वो ये कहेंगे कि मैं फ़ीस देने में असमर्थ हूँ तो भी उनको एडवाइस मिल सकती है, क्योंकि अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो बिना कुछ लिए दिए उनको उस बारे में एडवाइस दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे कोई में भाग नहीं पड़ी है, बट दे हैव टू चूज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ हिज लेवल
who can guide them better. सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। सर, जो स्वास्थ्य बीमा सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, क्या ये सबको कराना जरूरी होता है, उसके बारे में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए होती हैं। भाई सबसे ज़्यादा तो हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी सबसे ज़्यादा देश के अंदर चर्चा भी है, आयुष्मान योजना की, वो दिल्ली में भी लागू हो गई है। पहले ये योजना केवल उन्हीं लोगों को मिलती थी जो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते थे और जो उस कैटेगरी में काउंट होते थे, जो उनकी एक लिमिटेशंस थी। नाउ गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है कि अब जो भी 70 साल से ऊपर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, किसी भी जाति और संप्रदाय से हो, बीपीएल कैटेगरी उसकी हो नहीं हो, तो भी उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी नेट पे भी हो सकती है। अगर उनको उसकी जानकारी नहीं है तो बहुत सी बार जो समाज सेवक हैं और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके लिए कैंप लगा दिए है। उन कैंप के द्वारा भी वो बेनिफिट ले सकते हैं और अपने उनके यहाँ के जो एमएलए हैं, जो पार्षद हैं, वो भी बहुत सी बार उनके लिए कैंप लगाते हैं, उसमें जाके वो योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो कैंप लगते हैं उसमें वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए उनको ये जानना ज़रूरी है कि उनके एरिया में कौन कौन सी संस्थाएं इस तरह का कार्य करती हैं। उन संस्थाओं में जाकर वो अपना इलाज भी, कुछ इलाज में भी बेनिफिट मिल सकता है। डायग्नोसिस सेंटर में भी, जैसे कोई डायग्नोसिस का मरीज है तो उसको बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो सस्ते में डायग्नोस करती हैं। जैसे सेवा भारती हमारे यहाँ अशोक विहार के अंदर, वो सस्ते में डायग्नोस सेंटर चलाती है। उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ पे डेफिनेटली आपका जो काम बाज़ार के अंदर 6-7 हज़ार रुपये पर डायग्नोसिस होता है, वहाँ पे आपको 1000-2000 रुपये के अंदर मिल जाए। इसी तरह से आपको जो लेबोरेटरीज़ हैं, बहुत सी जो संस्थाओं चलाई हुई है, उन लेबोरेटरी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टेस्ट हो जाएंगे, कुछ टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे। लेकिन उसको लिए उनको जानकारी चाहिए और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे अगर वो बातचीत करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी, तो उनको इसकी योजनाओं की जानकारी होगी। अभी आपने सुना हमारे एक खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं इसी विषय पर विस्तार से चर्चा लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।